हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। तो जितने भी बच्चे ये मेरा लेक्चर देख रहे हैं, चाहे वो BMS फर्स्ट ईयर में हो या फिर BMS का कॉलेज लेने जा रहे हों, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में उनके एग्ज़ाम आने वाले हैं और जो BMS का कॉलेज ले रहे हैं उनके लिए और अच्छी बात है कि अगर ये लेक्चर वो देख रहे हैं तो शायद जब वो BMS में एंटर करेंगे तो ये चीज़ उनके लिए अननोन नहीं होगी। क्योंकि कहीं अगर हम रास्ते में जाते हैं, भले हमें किसी गांव में नहीं उतरना, लेकिन फिर भी अगर उस शहर का, उस गांव का नाम अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये तो याद रहता है कि हाँ वो रास्ते में मिला था। तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आपने ये चीज़ देख लिया है तो आपको कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएगा। इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। बातें बहुत हो गई, बाद में बातें करेंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 विध परीक्ष भाव। नाम से समझ में आ रहा है 10 विध, 10 ऐसी विधाएं हैं जिससे क्या करते हैं, परीक्ष करते हैं। परीक्ष का मतलब होता है एग्जामिन। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहां पर, एग्जामिन करना है। ठीक है, एग्जामिन किसे करना है? पेशेंट को। हम डॉक्टर बन रहे हैं तो किसको एग्जामिन करेंगे? पेशेंट को एग्जामिन करेंगे। तो कुछ ऐसे 10 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे और जब भी आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे तो ये 10 चीजें पहले याद रखेंगे और ये 10 चीजें पहले देखेंगे, उसके बाद ही उसे कोई दवा देंगे या उसका इलाज करेंगे। तो कौन कौन से पॉइंट हैं, आइए बात करते हैं। शुरुआत करते हैं श्लोक से। हर आयुर्वेद का लेक्चर श्लोक से स्टार्ट होता है। आप सभी को मालूम है आयुर्वेदा जो है वो एंशिएंट टाइम से आ रही है और वेदों की नॉलेज है। और वेद हमारे किस में लिखे गए थे? संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे। इसीलिए जब भी आयुर्वेद का कोई भी लेक्चर होता है तो वो संस्कृत के श्लोक से स्टार्ट होता है। ठीक है, इस श्लोक को याद रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं रख पाए तो इसका क्या मतलब है ये जरूर याद रखें, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। बात करते हैं। दूष्यम देश बलम कालम अनलम प्रकृतिम वया सत्वम सात्मयम तथा आहारम वस्थाच पृथक विधा। अब मेरे लिए तो ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत आसानी से आपने पढ़ लिया, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब आप इसमें एंटर करेंगे और चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान होती चली जाएंगी और फिर याद भी होने लगेगा। ठीक है, अभी याद करने में भी प्रॉब्लम होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने संस्कृत अपनी पूरी लाइफ में नहीं पढ़ी होगी, तो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आ रही होगी, वक्त के साथ सब धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। तो बात करते हैं दूष्यम देश बलम। अब कुछ लोग सोचेंगे ये क्या है, इससे कैसे हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, ये श्लोक से हमारा क्या लेना देना है? हम डॉक्टर बनने वाले हैं, हमें सिर्फ बीमारी बताओ, ये दवा देनी, ये बताओ। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं ट्रीटमेंट देने से पहले जो याद रखनी होती हैं और धीरे धीरे यही सारी चीजें अगर आपने याद रख ली तो आप बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर बनोगे। डॉक्टर 2 तरह के होते हैं, एक जिनके पास डिग्री है, एक जिनके पास नाम बहुत है। डिग्री उनके पास भी होती है लेकिन उस डिग्री की जो तवज्जो होती है वो बहुत कम होती है। नाम इतना होता है कि लोग सिर्फ नाम से ही उनके पास जाते हैं। डिग्री तो कई बार लोगों को पता भी नहीं होती कि आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, लेकिन नाम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें सीख करके एक अच्छा डॉक्टर बनते हैं। तो आइए इसको सीखते हैं। वाइल ट्रीटिंग द पेशेंट, जब भी किसी पेशेंट को ट्रीट करें, फॉलोइंग 10 पॉइंट्स आर टेकन टू बी कंसिडरेशन। ये 10 पॉइंट हमेशा याद रखें। सबसे पहला है दूष्य। अब श्लोक से हम देखें तो श्लोक में ही यही 10 पॉइंट हैं। पहला है दूष्य, दूसरा है देश, तीसरा है बल, चौथा है काल, पांचवा अनल, छठवां प्रकृति, सातवां वया, 8th सत्वम, 9th सात्मयम तथा आहार, 10 पॉइंट आहार। इसी में 5 पॉइंट अभी हैं, 5 पॉइंट मैं आगे बताऊंगा। तो पहला, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दूष्य की। तो दूष्य क्या है? कभी भी किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देने से पहले ये जरूर पता कर लेना कि कोई भी ऑर्गन या टिश्यू कहीं अफेक्टेड तो नहीं है किसी दोष के कारण। कहीं भी ऐसा तो नहीं है उसकी बॉडी में वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। अब वात पित्त कफ क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, जिन लोगों ने नहीं देखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां पर जाकर के देख लें और वहां समझ लें कि वात पित्त और कफ ये हमारे शारीरिक दोष होते हैं और यही हमारे शरीर में दोषों को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, दूष्य तो नहीं है, दोष तो नहीं बढ़े हुए हैं, तो हमें उसका इलाज करना चाहिए। ठीक है, या दूसरी चीज क्या देखेंगे? देश। अब देश का क्या लेना देना है?
अब आप लोग सोचेंगे सर पेशेंट का इस बात से क्या लेना देना कि वो कहाँ से आया है, वो कानपुर का है, लखनऊ का है, दिल्ली का है, आजमगढ़ का है, बनारस का है, बिहार का है, कहीं का भी, हमें उससे क्या मतलब? नहीं, उससे मतलब है, मैं आपको बता दूं, हर एक स्पेसिफिक एरिया की स्पेसिफिक बीमारी होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपके दिमाग में आएगा और आप तुरंत बोलोगे हाँ हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। सपोज मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, मैं कानपुर का हूं। मैंने कानपुर में किसी डॉक्टर को दिखाया कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है और उन्होंने उस चीज़ की दवा दी। अब हुआ क्या कि मैं दिल्ली गया, मैं कोटा गया पढ़ने के लिए। अब वही बीमारी मुझे फिर हो गई, सेम खांसी जुकाम बुखार, वही सिर दर्द, वही बैकएक, सब चीज़ें होने लगा। अब मुझे क्या लगा कि ये मैंने दिखाया तो था कानपुर में एक डॉक्टर को, मेरे पास पर्चा भी है, मैंने फ़ोटो भी ले रखी है, तो मैं अब दिखाने क्यों जाऊं? मैं सीधे पर्चा दिखा करके मेडिकल से दवा ले आता हूं ना। तो जैसे ही मैं मेडिकल में गया, मैंने पर्चा दिखाया तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये दवा यहाँ नहीं मिलती। फिर मैं दूसरे मेडिकल में गया, मैंने उस पर्चा दिखाया, उसने बोला नहीं ये दवा यहाँ नहीं मिलती। तो हुआ क्या कि जो मेरी बीमारी थी वो मेरे स्पेसिफिक लोकेशन में ही थी और वहां के जो मेडिकल स्टोर वाले थे वो उसी टाइप की दवा रखे हुए थे। इसलिए कई बार क्या होता है, आप लोगों ने भी ऐसा देखा होगा, मम्मी पापा की हो या खुद की जो दवाएं होती हैं वो आपने जहां दिखाया वहीं मिलती हैं। आप दूसरे शहर में जाकर के वो दवा ढूंढते हैं तो नहीं मिलती। तो ये इसकी यही वजह है कि एक बीमारी जो होती है ना वो स्पेसिफिक होती है किसी एक लोकेशन के लिए। ये जब आप वहां प्रैक्टिस करेंगे और जब आप डॉक्टर बनेंगे तो ये आपको रियलाइज होगा कि हर मेडिकल वाले का डॉक्टर के साथ जरूर कोई ना कोई टाई अप होता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टरों को पता होता है यहाँ पर किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। पैसे वाली बात तो अलग है कि वो प्रॉफिट और ये सब इतना मार्जिन चलता है, वो अलग बात है, लेकिन टाई अप का एक रीजन ये भी होता है कि उस डॉक्टर को पता होता है कि यहाँ ज्यादातर किस तरह के पेशेंट आते हैं, तो मेडिकल उनसे पूछता भी है। मेडिकल स्टोर वाले पूछते हैं कि सर आपके यहाँ किस तरह के ज़्यादा पेशेंट आते हैं, तो हम अपने यहाँ वही ज़्यादा दवा मंगाएं। क्योंकि मान लो कोई ऐसी दवा भी है जिसको कोई ले ही नहीं रहा, वो बीमारी ही नहीं हो रही, तो मेडिकल में रखे रखे तो एक्सपायर हो जाएगी, उनका पैसा तो बर्बाद हो गया ना। इसलिए मोस्टली वो डॉक्टर से इसलिए भी टाई अप रखते हैं कि उन्हें पता रहे कि किस तरह की बीमारी है और किस तरह की दवा हमें रखनी है। इसीलिए जो ज़्यादातर ऐसा चीज़ें आपके सामने देखने को मिल रही हैं कि एक दवा जो है वो उस शहर में तो मिल रही थी, लेकिन जब हम उसी पर्चे को दूसरी जगह पर लेकर के गए तो वहाँ नहीं मिली। तो यही वजह है कि बीमारियाँ जो होती हैं उसमें देश को भी देखना पड़ता है, जियोग्राफिकल एरिया को भी देखना पड़ता है, वहाँ के हैबिटाट को भी देखना पड़ता है जहाँ से पेशेंट आया है। ऑल्सो द फिजिकल बॉडी ऑफ द पेशेंट, और बॉडी भी देखनी पड़ती है दवा देने से पहले। तो ये दूसरी चीज़ है जो आपको देखनी चाहिए कि वो कहाँ से आया है और वहाँ पर किस तरह की बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बल। अब ये बाला नहीं है, ठीक है, बाला और बाला वो वाला नहीं है, दिस इज बल। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा बल। बल यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट। हमेशा आपको पेशेंट की स्ट्रेंथ भी पता होनी चाहिए कि दुबला पतला तो नहीं है, बहुत हट्टा कट्टा तो नहीं है, उस हिसाब से उसे दवा देनी चाहिए। दुबला पतला सा है एकदम, आपने हाई डोज दे दिया और ज़्यादा उसकी हालत ख़राब हो जाएगी, वो नहीं सह पाएगा। ठीक है, तो बल के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, काल। काल का मतलब होता है समय, टाइम, यानी कि सीजन और पीरियड, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि किस सीजन में कौन सी बीमारी है। सिंपली मान लो अभी अगर मुझे खांसी जुकाम बुखार होता है और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर मुझे उसकी दवा दे देंगे, लेकिन वहीं आज से 1 साल 1.5 साल पहले अगर जुकाम हुआ तो क्या आप जाते थे डॉक्टर के पास? नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। अभी लिख के दे देंगे कोरोना है और 14 दिन के लिए अंदर कर देंगे, क्वारंटीन कर देंगे, होता था। तो किस सीजन में किस पीरियड में कौन सी बीमारी हो रही है उस हिसाब से भी उसे ट्रीट करना पड़ता है। नॉर्मल लोग क्या कहते थे कि यार हमें तो सिर्फ खांसी आ रही थी, जुकाम हुआ था, कोरोना बता दिया। तो वो सीजन ही वैसा चल रहा था, वो पीरियड ही वैसा चल रहा था कि अगर थोड़ा सा भी किसी को जुकाम बुखार हुआ तो कोरोना बता दो। ठीक है, तो इस हिसाब से भी देखना पड़ता है कि कौन सा वक्त चल रहा है, क्या चीज़ है, क्या फैला हुआ है दुनिया में। ऐसा तो नहीं है कि कोरोना टाइम चल रहा है इसलिए सबको फिर कोरोना ही बताना पड़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से भी ट्रीट करना पड़ता है। नेक्स्ट है अनल। काल और अनल। अनल का मतलब होता है आग। अब हमारी बॉडी में किस तरह की आग होती है, वो वाली आग नहीं कि अपने अंदर आग लगाए रहो किसी चीज को पाने के लिए, नहीं।
आग मीन्स डाइजेस्टिव फायर। आपका डाइजेशन कैसा है? अब पता चले आपने किसी पेशेंट को कह दिया कि नॉनवेज खा लो, आपको लगता है कि वो बहुत कमज़ोर है, वीक है, तो उससे आपने कह दिया नॉनवेज खाया करो। अब उसके नॉनवेज डाइजेशन में ही नहीं है, उसने कभी ज़िंदगी में खाया नहीं, और मान लो आपकी वजह से आपने कह दिया कि नहीं भैया खाया करो, नहीं तो बहुत हालत ख़राब है, तुम सही नहीं हो पाओगे। कई बार ऐसा होता भी है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं और फिर उसके बाद उसने खा लिया और फिर वॉमिटिंग हो गई, उसे डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। या कई ऐसी सब्जियां लिख दिया, कुछ ऐसा आपने लिख दिया, उसे डाइजेस्ट ही नहीं हो रही। तो ये भी चीज़ देखना पड़ता है कि उसका डाइजेशन कैसा है, उसकी अग्नि कैसी है। ठीक है, तो ये कुछ 5 पॉइंट हैं। अब अगले 5 हम लोग बात करते हैं। इसको रफ कर देता हूँ, नोट्स की चिंता मत करना, टेलीग्राम लिंक नीचे दे दूंगा, वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो बस चीज़ों को समझते जाओ, ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी लिखा तो हर किताब में है। बात करते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 6 नंबर, दैट इज प्रकृति। अब प्रकृति, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को फिजियोलॉजी में प्रकृति निकालने के लिए चार्ट मिले होंगे, जिसमें आप किसी भी पेशेंट की प्रकृति निकालते हैं। वातिक है, पित्तज है, कफस है, वातिक पित्तज है, पित्तज कफस है, किस तरह की उसकी प्रकृति है, ये सारी उस चार्ट के आधार पर निकाली जाती है। तो वहीं पर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट। आयुर्वेद में एक ही बीमारी के 2 लोगों का इलाज अलग अलग किया जाता है, जबकि एलोपैथ में दोनों को सेम टेबलेट दी जाती हैं। तो आयुर्वेद में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भले ही उनकी बीमारी सेम हो, लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग है, इसलिए उनको दोनों को अलग अलग तरह की दवा दी जाएगी। तो ये भी देखना ज़रूरी है कि उनकी प्रकृति कैसी है। नेक्स्ट बात करें वाया, ठीक है, 7वां हम लोग बात करते हैं वाया, यानी कि एज ऑफ द पेशेंट। किसी भी पेशेंट को अगर हम दवा दे रहे हैं तो ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि वो छोटा बच्चा है, एडल्ट है या ओल्ड है। हर किसी को अलग अलग दवा दी जाती है, बच्चे को भी बुखार है, ओल्ड को भी बुखार है और एक नॉर्मल एडल्ट को भी बुखार है। तीनों के लिए जो बुखार की दवा है उसकी डोज अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि उसकी उम्र क्या है। ये नहीं कि पापा आए उनको बुखार तो भी उनको भी वही दवा दे दी, बच्चा आया उसको भी बुखार है उसको भी वही दवा दे दी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट है सत्व, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द पेशेंट। उम्र के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, जो हाई डोज आप दे रहे हैं वो उसके ऊपर लागू होगी या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसके पास शरीर में ताकत नहीं है लेकिन आपने बहुत हाई डोज दे दी। अब फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ कई लोगों की अलग अलग होती है, होंगे एक ही उम्र के, देखने में भी एक जैसे होंगे, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ अलग अलग हो जाएगी। जैसे सपोज अगर मैं 1 महीने से जिम जा रहा हूँ, मेरा दोस्त है वो आज पहले दिन जिम गया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं 10 किलो का डंबल उठा रहा हूँ, 15 किलो का उठा रहा हूँ तो वो भी 10 और 15 किलो का उठा लेगा। हमारी एज एक ही है, हमारी हाइट पर्सनैलिटी भी एक ही है, लेकिन उसके बावजूद भी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बार बार कर चुका हूँ पहले से और उसके लिए वो चीज़ नई है। तो हमें ये भी देखना रहता है कि पेशेंट की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ कितनी है और उस हिसाब से भी उसका इलाज किया जाता है। दैट इज कॉल्ड सत्व, ठीक है। नेक्स्ट सात्म, सत्वम अलग है, सात्म अलग है। हम लोग बात करने जा रहे हैं सात्म की, टॉलरेंस एंड नॉन टॉलरेंस ऑफ अ पेशेंट अबाउट फूड या एनवायरनमेंट, ठीक है। अब कोई भी फूड उसके लिए टॉलरेंट है वो कि नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं खाता, तो पेशेंट से ये भी पूछना होता है कि आप ये खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। नहीं खा सकते हैं तो उसके लिए फिर अलग होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं नॉनवेज नहीं खाते तो डॉक्टर फिर कुछ अलग प्रोटीन, बिस्किट, ये सारी चीज़ें अलग उसके लिए लिखते हैं क्योंकि वो मांस मच्छी नहीं खा सकता। इन्वायरमेंट के लिए भी कई लोग होते हैं टॉलरेंट, कई लोग इनटॉलरेंट। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग एसी में रह लेते हैं, कुछ लोग एसी में नहीं रह पाते। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं एसी में नहीं रह पाता, मतलब इवन अगर आप 16-17 पे एसी चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे रात में जुकाम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो एक बीमारी है, बट मैं उसके लिए टॉलरेंट नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लागू होती हैं, तो ये भी चीज़ देखनी होती है उसका इलाज करने के लिए। नेक्स्ट है आहार। आप कोई चीज़ खाने को तो दे रहे हैं लेकिन क्या उसके अंदर वो हैबिट है खाने की कि नहीं।
आदत है उसको कि नहीं है, तो जैसी उसको आदत है वैसी चीज़ भी दी जानी चाहिए। कई बार बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट होते हैं, सपोज जो, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास किसी मंदिर के पुजारी नहीं आएंगे, कोई बाबा नहीं आएंगे, वो भी तो आ सकते हैं ना, उन्हें भी तो बीमारी हो सकती है। अब कई ऐसे बाबा होते हैं, कई पुजारी लोग ऐसे होते हैं जो खाना नहीं खाते। मेरे दोस्त हैं, उनके बाबा जी हैं, वो खाना नहीं खाते नॉर्मल, वो बस सिर्फ दूध पीते हैं और मंदिर में जो भी फल वगैरह चढ़ाए जाते हैं वो खाते हैं, उसके अलावा वो अन्न का सेवन नहीं करते। तब उस हिसाब से भी उनका ट्रीटमेंट करना है। वैसे तो नहीं बोलोगे कि आप खाना नहीं खाओगे तो आप तो बीमारी रहोगे, हम क्या करें आपका इलाज, नहीं ना, उनका भी ट्रीटमेंट आपको देना है। तो देखना पड़ता है कि उनकी फूड हैबिट क्या है, उस हिसाब से वो चीज़ें उन्हें दी जाती हैं दवाओं के रूप में, कि आप अगर खाना नहीं खाते तो ये सारी चीज़ें खाइए तो आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ों से जोड़ करके बताया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक नॉर्मल रूटीन भी होता है लोगों का जो आप रोज़ देखते हैं, बस यहाँ पर श्लोक देख करके डर जाते हैं। तो श्लोक से क्या है, बस सिर्फ वहाँ से टॉपिक उठाना है, बाकी समझ आपके अंदर है, तो यही चीज़ उठा करके वहाँ लिख देनी है। आयुर्वेद हमारे आसपास ही है, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको रटनी पड़े, जो आप ना जानते हो, सब आप जानते हैं, बस आपको उसे समझने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। कोई अगर डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। थैंक यू।